हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, कर लेते हैं BHIC 133 बुक की दूसरी इकाई के दूसरे पार्ट को। पिछली वीडियो में हमने खुसरो तक के पढ़ लिया था, यानी कि खलजी वंश तक पढ़ लिया था, गुलाम वंश पढ़ लिया था, खलजी वंश पढ़ लिया था। आज जानेंगे हम तुगलक वंश के बारे में और आज हम दूसरी इकाई को समाप्त कर देंगे। इसका एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है। 6 दिसंबर से पहले हम इस पूरी बुक को ख़त्म कर देंगे, यानी कि आप पूरी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं। तुगलक शासन का प्रचार कैसे हुआ जान लेते हैं। तुगलक वंश दिल्ली में जिस समय सत्ता में आया, उस समय गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया। उस समय सल्तनत राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रही थी। नए शासक द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाने की आवश्यकता थी। दूर दराज के प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। सल्तनत का प्रभावशाली नियंत्रण केवल केंद्रीय भूभाग तक ही सिमटकर रह गया था। प्रशासनिक तंत्र पूर्णतः खत्म होने लग गया था, खजाना खाली होने लग गया था। यह स्वाभाविक ही था कि गयासुद्दीन ने अपना ध्यान आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों को सुधारने की ओर केंद्रित किया, लेकिन शीघ्र ही साम्राज्य के बाह्य प्रांतों में प्रतिष्ठा एवं प्रतिभत्व को स्थापित कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, दक्षिणी भारत के बारे में जान लेते हैं। प्रभुत्व स्थापित करने के बाद दक्षिण में राजनीति स्थिति को संतोषजनक नहीं थी, तो उसको सुधारा। अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकारने और दक्षिण के शासकों द्वारा वफादारी का वचन नाम मात्र के लिए ही था। देवगिरी और तेलंगाना के प्रांतों में शाही प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करते हैं और इसके बाद से नए सैन्य अभियानों की वजह से नए सैनिक अभियानों को चलाते हैं और इस जहां पर इसकी आवश्यकता होती है वहां पर सैन्य अभियान करती हैं। देवगिरी को मुबारक खिलजी द्वारा पहले ही सल्तनत के अधीन कर लिया गया था, लेकिन देवगिरी के दक्षिणोत्तर राज्यों में सल्तनत सत्ता के बचे अवशेषों को भी उखाड़ फेंका। इसलिए तेलंगाना क्षेत्र में सुल्तान गयासुद्दीन ने तत्काल अपना ध्यान केंद्रित किया। 1321 में अलाउग खां ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में बिना किसी बड़ी बाधा के वो वारंगल तक पहुंच गए थे। 2 सैनिक घेराबंदियों के बाद, जो प्रत्येक 4 या 5 माह में चलती रहती थी, वहां के शासक राय रुद्र अत्यंत समर्पित करने के लिए वो उनके आगे समर्पण करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद लेकिन इस विद्रोह को सक्षम करने में कोई अवसर नहीं दिया। किले पर अधिकार कर लिया, उसे लूट लिया, उसे तोड़-फोड़ कर दी और राय को गिरफ्तार कर सुरक्षित रूप से दिल्ली लाया गया। वारंगल का अधिग्रहण कर लिया और सल्तनत के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन कर लिया। इसी नीति का अनुसरण करते हुए उलुग खान ने माबार को भी समर्पण करने के लिए बाध्य किया और यहाँ पर भी प्रत्यक्ष शाही प्रशासन स्थापित किए। स्थानीय योग्य लोगों को प्रशासन में पर्याप्त स्थान दिया और पराजित लोगों के विरुद्ध दमन की नीति को समाप्त कर उनको क्षमा कर दिया। पूर्वी भारत में अगर इनके प्रचार की बात करें तो सैनिक अभियानों दक्षिण में होने वाले युद्धों के परिणामों से ही पूर्वी भारत में भी इनका असर देखने को मिला। शाही सेना के वारंगल पर आक्रमण के समय उड़ीसा में स्थित थी। जजानगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने वारंगल नरेश राय रुद्र की सहायता की। अतः 1324 में उगल खान ने वारंगल से प्रस्थान करते हुए जजनगर पर भी आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंततः विजय उलूग खां की हुई और उसके बाद शत्रु के पांडव पड़ाव में खूब लूटा और बहुत अधिक धन एकत्रित किया। जाजनगर को जीतकर उसको सल्तनत का ही अंग बना लिया। पूर्वी भागों में बंगाल प्रांत सदैव ही विद्रोह करता रहा है। इस प्रांत के गवर्नर स्वयं को स्वतंत्र करने का कोई भी अवसर नहीं जाने देते हैं। लखनौती राज्य के स्वतंत्र शासक फिरोज शाह की मृत्यु के बाद 1323 से 24 में सिंहासन के लिए भाइयों के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद लखनौती कुल
कुछ कुलीन सहायता से गयासुद्दीन के पास गए और गयासुद्दीन ने सहायता करने का वचन दिया। स्वयं बंगाल की ओर प्रस्थान किया। तिरहुत पहुंचने पर सुल्तान वहां पर ठहर गया और उसने बहरम खां को अन्य अधिकारियों के साथ लखनौती भेजा। विद्रोह सेना को परास्त कर संघर्ष लखनौती के समीप हुआ और सुल्तान की सेनाओं ने सरलता से बंगाल को पराजित कर दिया और उनको कुछ दूर तक पीछे हटा दिया। नसीरुद्दीन के नेतृत्व में युद्धरत एक समूह लखनौती में एक अधीनस्थ शासक के तौर पर नियुक्त किया गया। उत्तर पश्चिम और उत्तर की बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन के मुल्तान अभियान से ही सुल्तान की पश्चिम सीमा स्थिर बनी रही। बाद में सुल्तान दक्षिण एवं गुजरात के मामलों में ज्यादातर व्यस्त रहे। मोहम्मद तुगलक के सत्ता में आ जाने के बाद उत्तर पश्चिम सीमाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने कालानौर पेशावर में सैनिक अभियान भेजे। उसके बाद तारमाशीन खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणों का परिणाम देखा। मोहम्मद तुगलक अपने इन अभियानों द्वारा भविष्य में मंगोल के साथ होने वाले आक्रमणों से उत्तर पश्चिम की सीमा सुरक्षित करना चाहते थे। कालनौर जाते समय स्वयं लाहौर में ठहरा, लेकिन उसकी अपनी सेना को कालनौर पेशावर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इन कार्यों में बिना किसी कठिनाई के अपना कार्य पूरा किया और सुल्तान ने विजय प्राप्त की। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया और तत्पश्चात वापस दिल्ली लौटे। इसके बाद सुल्तान तुगलक ने काराचीली क्षेत्र में भी विजित करने की योजना बनाई और इस क्षेत्र की पहचान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में स्थित कुल्लू से की जाती है। वहां पर क्या होता था, उत्तर पश्चिम सीमा थी तो उसकी किलेबंदी करने की योजना बनाई एक भाग में। उसके बाद सेना का एक भाग वहां पे भेजा खुसरो मलिक के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए। सेना ने कचीली क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान जिदिया पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की और सुल्तान के आदेश पर इस स्थान को विजित करने के पश्चात वापस लौट गए। लेकिन खुसरो मलिक के अपने उत्साह में सुल्तान के आदेश को नहीं माना और वो तिब्बत की तरफ आगे की ओर बढ़ गए। परंतु शीघ्र ही वर्षा आरंभ हो गई और सेना बीमार हो गई और प्रकोप का शिकार हो गई। यह विपत्ति इतनी भयंकर थी कि मात्र 3 जवान इस वृत्तांतपूर्ण कहानी का विवरण देने के लिए जीवित वापस आ सके। कराचील अभियान में संसाधनों का काफी नुकसान हुआ। इससे सुल्तान मोहम्मद तुगलक की प्रभुसत्ता को काफी ठेस पहुंची। कराचील अभियान के समय कुछ पूर्व सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मध्य एशिया में खुरासना के लिए अपने अधीन कर लिए और अति महत्वाकांक्षी योजना बनाना आरंभ कर दिया। इस उद्देश्य के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना की भर्ती की। सिपाहियों को 1 वर्ष के वेतन का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। सेना के लिए मूल्यवान हथियारों को खरीदने के लिए काफी बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया, परंतु अतः इस योजना को यह कहकर छोड़ दिया गया कि यह अव्यावहारिक है, ऐसा करना उचित नहीं है। सेना को बर्खास्त कर दिया गया। इसी कारण न केवल गंभीर वित्तीय हानि हुई बल्कि सुल्तान की प्रभुसत्ता को भी काफी गहरा धक्का लगा था। इसके फलस्वरूप कई विद्रोह भी हुए जो दिल्ली सल्तनत के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हुए। राज्यों की प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। राज्यों की प्रवृत्ति में हम राज्यों की दिल्ली सल्तनत के प्रकृति का ही अध्ययन करने वाले हैं। सत्ता हासिल करना और उसको कायम रखना, इसके बारे में ही हम
जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस जान लेते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी। इसको समझना ज़रूरी है। यह सही है कि किसी समूह के द्वारा जो साधारणतः श्रेष्ठ सैन्य क्षमता होती है उसको युक्त करना चाहिए। सत्ता हथियाई जा सकती है, ये भी नॉर्मल बात है हर एक राज्य में। तो शासकों को अपने शासन की वैधता प्रदान करने के लिए कुछ माध्यमों की जरूरत होती है। वेद प्रदान करने के लिए केवल कुलीन वर्ग, धार्मिक वर्ग जैसे समूहों या फिर वास्तुकला को संरक्षण देना ही शामिल नहीं है, बल्कि नियंत्रण और प्रशासन की नई व्यवस्थाएं बनाना भी जरूरी होता है, जो शासक वर्ग को कर वसूलने का अधिकार देती है, जिससे वे अपना प्रभुत्व बनाए रख सकते हैं। और यह प्रशासनिक संरचना, इनके बारे में हम ब्लॉक 2 में और ब्लॉक 3 में पढ़ेंगे, यानी कि खंड 2 में और 3 में पढ़ेंगे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में। अभी जान लेते हैं शासकों की मौजूदगी का एहसास ऐसे क्षेत्र में भी कराती है जो कि केंद्रीय राजनीतिक राजधानी से दूर क्षेत्र होते हैं। सरल शब्दों में कहे तो वैधता प्रदान कराने के लिए यह तरीका राज्य को सामाजिक परिदृश्य में प्रभुत्व प्रदान कराते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में राज्यों के एक महत्वपूर्ण घटक है कुलीन वर्ग, जो कि तुर्की गुलामों की संख्या अधिक है। कुलीन वर्ग में तुर्की गुलामों की संख्या अधिक है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिनको शासक विशेष के साथ निष्ठा के अधिक जटिल संबंध माने जाते हैं। मालिक शासक की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी नए शासक के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। यह नए शासक के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। शासकों और कुलीन वर्ग के बीच सत्ता संघर्ष एक आम बात होती है। शुरुआत में हम जान लेते हैं इनके शक्तिशाली पदों का एकाधिकार को स्थापित करते हैं ये, और उसके बाद ये अपना कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन खलजियों के आगमन के साथ ही कुलीन वर्ग की प्रकृति बदल गई थी। लेकिन आने वाले समय की अगर हम बात करें मुसलमानों के विभिन्न वर्गों में, जिनमें भारतीय मुसलमान भी शामिल थे, कुलीन वर्ग में शामिल हो गए थे। संकरण सामाजिक आधार होने के बावजूद शासक वर्ग स्थानीय समाज की समन्वयकारी प्रवृत्ति के प्रति संवेदनशील है। और दिल्ली सल्तनत में सूफी भगत आंदोलन का विकास राज्य में व्यापक सहनशीलता की भावना को दर्शाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्हीं के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्यों की जो प्रकृति है वो अत्यंत, उसके बारे में जान लेते हैं मत निर्धारण करने के लिए। इसके लिए हमें आधुनिक विद्वान फरक ए मुदाबर की आबाद उल हरब व सुजात, इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। जिया बरनी की फतवा ए जहादारी और साथ में ही अधिकार दूसरे प्रमाणों के स्रोत की मदद मिलती है। यह बहस न केवल केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि मुख्यतः सामान्य तौर पर ऐसा होता ही रहा है। दिल्ली सल्तनत में नींव ही ऐसी रखी गई थी जिसके आधार पर बाद में मुगल साम्राज्य अपना वैभव और शक्ति बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इकोनॉमी एवं सोसाइटी में मैक्स वेबर दिल्ली सल्तनत को पितृसत्तात्मक राज्य कहते हैं। इस धारणा की व्याख्या करते हुए जेकब रोसेल कहते हैं कि यह वैसा राज्य होता है जिसमें शासक राज्य पर नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षित और भरोसेमंद अधिकारियों पर आश्रित रहते हैं। वे सब प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे कि कर संग्रह, व्यापार वाणिज्य और नियंत्रण, कानून व्यवस्था आदि। इनमें कुछ सारे मामलों में विभिन्न प्रांतीय स्थानीय स्तर पर
स्थानीय शक्ति समूहों बिचौलियों की सत्ता भी होती है। तो इस धारणा पर परीक्षण करने की जरूरत है। अभी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस कारण दिल्ली सल्तनत की प्रकृति के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था के लिए यह धारणा ज्यादा उपयुक्त है। स्टेनली लेनपुल, ईश्वर प्रसादी, ADM अबिदुल्ला, मोहम्मद हबीबी, KA निजामी जैसे इतिहासकार, हाल में पीटर जैक्सन ने दिल्ली सल्तनत को केंद्रीय राज्य माना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। एक प्रमुख कारण जिसकी वजह से तुर्क इस महाद्वीप में आए, पहला था लाहौर में और उसके बाद 1206 में दिल्ली में जो राजधानी के रूप में बना ली गई थी, अपने आप को स्थापित कर लिया। हालांकि 1324 से 1327 के बीच एक संक्षिप्त अंतराल रहा। साइमन डीबग के अनुसार यह उनकी उच्च स्तरीय सैन्य और संगठनात्मक क्षमताओं के कारण संभव हुआ। वहीं दूसरी तरफ रोमिला थापर के अकॉर्डिंग वो तर्क देती हैं कि एकता का अभाव और स्थानीय सत्ता की इकाइयों में आपसी झड़प और साथ में ही निम्न स्तर पर सैनिकी तकनीकों के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जिसके बाद जिस राजतंत्र का आविर्भाव हुआ वह पहले के मुकाबले ज्यादा स्थिर था। समय के साथ इसके राजनीतिक आधार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इसकी वजह से ही ये उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में ला सके। एक योजना को केंद्रीकृत और निरंकुश राज्य जो शासन के विभिन्न अवयवों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित कर सकता था, के बिना संभव नहीं था। तो हरमन कुलेक की व्याख्या अनुसार ये दिल्ली अवधारणाएं दिल्ली सल्तनत राज्यों के पूर्व राज्यों संरचनाओं की श्रृंखला के अंत में रखती हैं। वे उत्तर 1200 में अंतराल के मध्यकालीन राज्यों को एक ऐसे राजतंत्र के रूप में चित्रित करते हैं जिसका नेतृत्व एक शक्तिशाली शासक करता है, जिसमें एक कुशल और पराक्रमण के आधार पर संगठित केंद्रीय प्रशासन था, जिसको एक स्पष्ट परिभाषित क्षेत्र में धार्मिक संदर्भ में बलपूर्वक एकाधिकार की वैधता प्राप्त थी। लेकिन आधुनिक शोध से पता चलता है कि हाल के तुर्कों की राजनीतिक व्यवस्था बनी रही और लगातार सुदृढ़ हुई, परंतु यह आसानी से निर्विघ्न पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं थी जिसे कोई चुनौती न मिली हो। राज्य किसी हद तक केंद्रीकृत था या किसी सीमा तक शासक और दरबार के कुलीन केंद्रीय राजनीतिक सत्ता में प्रतिनिधित्व करते थे। वास्तविक शक्ति और नियंत्रण इस विस्तार राज्य पर लागू कर सकते थे। विवाद का विषय बना हुआ है ये अभी भी, तो इस पर अभी भी सहमति नहीं हुई है। अध्ययनों से पता चला है इस समय राज्य केवल आंशिक रूप से ही नौकरशाही से युक्त थे। राजनीतिक विखंडन, स्थानीय सांसारिक संदर्भ में एकत्रित होने वाले पहलू के अस्थायी स्वरूप के बारे में एकमतता अभी भी नहीं है। इसके अलावा इक्तादार वह अधिकारी था जिसे वेतन के बदले भूक्षेत्र दिए जाते थे, जिससे क्षेत्रीय राजस्व का कुछ हिस्सा अधिकारी के पास रहता था और जो अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र होकर शासन करना चाहते थे। यह निश्चय रूप से कहा जाता है कि समाज में कुछ सीमा तक केंद्रीकृत सत्ता थी, स्थानीय ताकतों का प्रभुत्व था, उन्हें भी सरदार और दरबार का वर्चस्व स्वीकार करना पड़ता था। कुछ अन्य रचनाएं जिनमें हम दूसरे दृष्टिकोणों और राज्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सॉफ्टिन कॉनरमन 14वीं शताब्दी के पर्यटक इब्न बतूता के रिहाला के अध्ययन के आधार पर दिल्ली सल्तनत के आर्थिक संदर्भ को विश्लेषण करते हुए बताते हैं। पितृसत्तात्मकवादी विशेषताएं बताते हैं वो ज्यादातर। दूसरे विद्वान अन्य सामूहिक केंद्र पर ध्यान
आकर्षित करते हैं, जैसे कि सूफियों पर तर्क देते हैं कि राज्य की जो प्रभावात्मक सूफी आध्यात्मिक गुरु के कारण बाधित होती थी, जिसका आसपास के क्षेत्रों के लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव था। इस संदर्भ में बताना जरूरी है कि स्थानीय लोग धर्म ने सूफियों को प्रभाव को कम नहीं किया था। सूफी उन जगहों पर बसते थे जहां शहरों से थोड़ी दूर हुआ करते थे, लेकिन शायद सबसे नाटकीय स्थिति तब सामने आई होगी जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सूफी पीर शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपनी खानाकाही राजधानी में ही स्थापित कर दी। इस तरह सुल्तान की राजनीतिक शासन के प्रभाव को बड़ी चुनौती मिली। ऐसे अवसरों पर स्पष्ट करना जरूरी होता है कि राज्य की नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए शासकों को क्या करना जरूरी है। राजनीति को धर्म और धार्मिक गतिविधियों तथा व्यक्ति विशेष से अलग रखना चाहिए। उपलब्ध स्रोतों से हमें भाषा की प्रकृति और धार्मिक पहलू अंतर्निहित मिलते हैं। धर्म से प्रेरित ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक मुख्यतः इस्लाम को गौरववंत करना चाहते थे, क्षेत्र के धार्मिक वर्ग का दमन करते थे और दरबार में तथा अन्यत्र प्रभुत्व से युक्त और श्रेष्ठ पदों पर आसीन धर्म के प्रतिपादकों के इन विचारों को बल मिलता है, लेकिन सावधानी से परीक्षण करने से पता चलता है कि पद जो कि काफी महत्वपूर्ण थे, खास सेना से संबंधित थे, सक्षम निष्ठावानों को ही मिलते थे। धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं किया जाता था। धर्म के प्रतिपादक वास्तव में एक ऐसा समूह था जो आधिकारिक नौकरशाही का हिस्सा होता था, जो राजा के शासन को वैधता प्रदान करता था, न्याय प्रदान करता था तथा मदरसों में शिक्षा प्रदान करता था। जितना भी हमने पढ़ा अभी तक राज्यों की अभिव्यक्ति व्यापक संदर्भ में अनेक कार्रवाइयों के बारे में, तो भवन निर्माण, दान और राज्यों के प्रभुत्व के लिए उनके सरकार अस्तित्व के रूप में राज्य अक्सर भवन, मस्जिद, नहरें, कुएं आदि का निर्माण करवा दिया करते थे, जिससे उनका अस्तित्व और गौरव पूरे क्षेत्र में अभिव्यक्त हो जाता था। अतः शासित वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के तहत राज्य जरूरतमंदों और विद्वानों के लिए उदारता से दान भी देते थे। अतः इसका मूल्यांक इस प्रकार है कि दिल्ली सल्तनत एक एकीकृत इकाई नहीं है जो शुरू से अंत तक समरूपी अस्तित्व में रही, बल्कि यह शासक वर्गों के विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय है जो कि प्रभावी शासन के लिए किया गया है। इसके कुछ घटक सर्वव्यापी थे, जैसे कि कर व्यवस्था और दूसरे परिवर्तनशील थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो समय और जरूरतों के साथ बदलते रहते थे और पैदा भी होते रहते थे, सृजित होते रहते थे। निश्चित रूप से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरे राज्य के तत्कालीन प्राथमिकताएं 14वीं शताब्दी से ज्यादा परिपक्व और सुदृढ़ राजनीतिक राज्यों से भिन्न थी। इसी तरह राज्य शासक वर्ग के हितों की अभिव्यक्ति था और काफी हद तक सार्वजनिक राजनीतिक संस्था थी, जिसका प्राथमिक कार्य शासित जनसंख्या को एक सार्वभौमिक रूप से अनुशासित समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो सत्ता की संरचनाओं का अभ्यासत बन चुका हो, जिस पर राजनीतिक सत्ता को शक्ति को ऊपर से लागू किया जा सके, न्याय के रूप में जोड़ना, विभिन्न समूहों द्वारा चाहे जैसा भी समझा और इसकी व्याख्या की जाए, यह राज्यों की केंद्रीय धुरी था। इसकी सफलता की सीमाएं शासकों की कुशलता पर निर्भर करती थी, जिसकी वे मुख्यतः रूप से उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते थे, और साथ ही इसके प्रभाव को निर्धारित करने के लिए तमाम दूर आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर रहते थे। तो हमने जान लिया पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें हमने पूरी दिल्ली सल्तनत की सभी वंशों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मुगलों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी दूसरी इकाई समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इकाई 3 की शुरुआत करेंगे और उसे अच्छे से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको और भी ऐसे ही वीडियो एग्जाम से पहले जल्दी प्रोवाइड करवा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।